नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाले हैं। टॉपिक है भारत की संसद। क्या आप जानते हैं कि हमारी संसद सिर्फ 2 सदनों से कहीं ज्यादा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, जब हम संसद के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, है ना? पर क्या संसद का मतलब वाकई में सिर्फ यही 2 सदन है? अगर इसका जवाब हाँ है तो रुकिए, ये एक बहुत ही आम बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम संसद की असली परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर दोनों सदनों को समझेंगे, राष्ट्रपति की भूमिका पर बात करेंगे, एक बिल कानून कैसे बनता है ये देखेंगे और आखिर में संसद की शक्तियों को जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन और एक चैलेंज भी है, तो बने रहिएगा। चलिए तो फिर बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संसद की असली परिभाषा, और वो भी सीधे हमारे संविधान के पन्नों से। ये है वो सबसे जरूरी जानकारी जिसे गांठ बांध लेना है। हमारे संविधान का आर्टिकल 79 साफ साफ कहता है कि भारत की संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हां, 3। और दोस्तों, यही है वो एग्जाम ट्रैप अलर्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ 2 सदनों का नाम लेते हैं और राष्ट्रपति को भूल जाते हैं और बस वहीं पर नंबर कट जाते हैं। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। अब सवाल है, इस तिकड़ी को याद कैसे रखें? बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। PLR, P से प्रेसिडेंट, L से लोकसभा और R से राज्यसभा। PLR। इस फॉर्मूले से ये जरूरी फैक्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि संसद के 3 हिस्से हैं। अब चलिए इसके 2 विधायी स्तंभों यानी लोकसभा और राज्यसभा की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इन दोनों सदनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहते हैं, हर 5 साल में भंग हो जाती है और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी तरफ है राज्यसभा, राज्यों की परिषद, जो एक स्थायी यानी परमानेंट हाउस है। ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है मनी बिल्स का। मतलब पैसे से जुड़ा कोई भी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये लोकसभा को बहुत खास पावर देता है। एक और मजेदार बात, राज्यसभा में सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं होते। हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को एक अनोखी शक्ति दी है जिससे वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 विशेषज्ञों को सीधे मनोनीत कर सकते हैं। ये नंबर 12, इसे दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। तो हमने दोनों सदनों की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, राष्ट्रपति। उनकी भूमिका सिर्फ एक फॉर्मल हेड की नहीं है, वो कानून बनाने की प्रक्रिया की एक बहुत ही अहम कड़ी है। संविधान के आर्टिकल 85, 86 और 111 राष्ट्रपति को बहुत जरूरी लेजिस्लेटिव पावर्स देते हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाना, उसे संबोधित करना और सबसे जरूरी, कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। और ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। इसे एक गोल्डन लाइन की तरह याद कर लीजिए। राष्ट्रपति कानून बनाते नहीं हैं, पर उनके बिना कोई कानून बन भी नहीं सकता। उनकी सहमति ही फाइनल स्टैंप है। ठीक है, तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझते हैं। कहानी एक बिल की जो कानून बनना चाहता है। देखते हैं उसका यह सफर कैसा होता है। तो यह सफर 5 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला, बिल का जन्म होता है, मतलब उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। दूसरा, उस पर बहस होती है और वो पहले सदन से पास होता है। तीसरा, वही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप है राष्ट्रपति की सहमति। और 5वां, उनकी सहमति मिलते ही वो विधेयक एक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। लेकिन हाँ, धन विधेयक के मामले में कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है या कुछ सुझाव दे सकती है। वो इसे खारिज नहीं कर सकती। अब लोकसभा की मर्जी, वो उन सुझावों को माने या ना माने। तो अब जब हम संसद की बनावट और कामकाज को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसकी शक्तियां कितनी विशाल हैं और क्यों इसे भारत का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय कहा जाता है। संसद की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। आर्टिकल 245 उसे पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।
आर्टिकल 249 के तहत वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और सबसे बड़ी शक्ति आर्टिकल 368 के तहत वो हमारे संविधान में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन इस शक्ति की भी एक सीमा है, और ये बात इसे बहुत खूबसूरती से बताती है कि संसद कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमेशा संविधान के दायरे में ही काम करती है। मतलब सर्वोच्च तो संविधान ही है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं ताकि ये सारे जरूरी पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम ताजा हो जाएं। बस ये 4 बातें याद रखिए। पहला, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, धन विधेयक पर असली अधिकार लोकसभा का है। तीसरा, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। और चौथा, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और अब आपके ज्ञान को परखने का समय। ये सवाल कई एग्जाम्स में आ चुका है। क्या कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। 5 सेकंड लीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, हाँ या नहीं। तो उम्मीद है कि इस चर्चा से संसद के बारे में आपकी समझ और भी ज्यादा साफ हुई होगी। आप अगला कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।